एक गांव में एक बनिया रहता था। वो आटे दाल की दुकान करता था। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, यद्यपि आसपास के गांव के लोगों को उनकी सब आवश्यक चीजें मिल जाया करती थी। एक दिन वो बनिया पास के एक कस्बे में दुकान के लिए कुछ चीजें खरीदने जा रहा था। राह में उसी गांव के एक जाट से उसकी भेंट हो गई। जाट भी उसी कस्बे को जा रहा था। महाजन को उसे कर्ज की किस्त देनी थी। ये कर्ज उसके परदादे ने अपनी स्त्री के क्रियाक्रम में खर्च करने के लिए महाजन से लिया था। कर्ज लिया तो 100 रुपया ही था, पर ब्याज दर ब्याज के मारे 50 वर्ष में वो बढ़ते बढ़ते 1000 हो गया था। बेचारा जाट रात दिन इसी सोच में रहता था कि अपनी थोड़ी सी खेती की उपज से कर्ज की उतनी भारी रकम वो क्यों कर अदा कर सकेगा। इस समय भी वो उसी सोच में था। इतने में उसके साथी बनिया ने कहा, चौधरी जी, जान पड़ता है तुम अपने सूदखोर महाजन को किस्त देने जा रहे हो। क्यों भाई, क्या कोई ऐसी जुगत नहीं हो सकती जिससे तुम्हारी ये बाप दादे की धरती उस मूजी के चंगुल से बच जाए? क्योंकि यदि कोई जुगत न निकली तो तुम्हारे खेत पात महाजन देवता जरूर ही डकार जाएंगे। उत्तर में जाट ने कहा, साहजी, तुम जानते ही हो मेरी हालत कैसी है। इस पर भी मैं अपने परदादा के इस पुराने कर्ज को अदा करने की नियत रखता हूँ, पर मेरे खोटे नसीब से मुझे महाजन ऐसा मिला है कि वो पुराने कर्ज के लिहाज से कौड़ी की भी रियायत नहीं करता। मेरी अक्ल नहीं काम करती कि मैं अपनी थोड़ी सी खेती से इतना भारी कर्ज अदा करके क्यों कर उसके हाथ से अपने खेत पात बिकने से बचा सकूंगा। इतना सुनकर बनिया ने कहा, चौधरी जी, घबराइए नहीं, इतने दुखी न होइए। भगवान ने नसीब में जो कुछ लिख दिया है सो अमिट है। आइए कोई कहानी कहते चलें जिसमें रास्ता जल्द कट जाए और आपको कर्ज की चिंता थोड़ी देर के लिए भूल जाए। जाट ने कहा, साहजी, बात तो आपने अच्छी कही। किस्मत के लिखे पर रोने से होता जाता तो कुछ नहीं, आंखें जरूर खराब हो जाती हैं। अच्छा है, राह की थकावट दूर करने के लिए कोई कहानी कहिए। आपकी कहानी पूरी हो जाने पर मैं भी एक कहानी कहूंगा, पर मैं कहानी सुनाना और कहना इस शर्त पर मंजूर करता हूँ कि वो कहानी चाहे जितनी झूठ और असंभव हो, हम में से कोई उसे झूठ या मनगढ़ंत न कहे। जो उसे झूठ या मनगढ़ंत कहे वो 1000 रुपया दंड दे। बनिया ने उस शर्त को मंजूर कर लिया और कहानी शुरू की। उसने कहा, चौधरी जी, तुम इस बात को तो जानते ही हो कि मेरा परदादा बहुत बड़ा आदमी था। उसका घर रुपए पैसे से भरा हुआ था। जाट बोला, साहजी, आपने सच कहा। बनिए ने कहा, मेरा परदादा एक दफे 40 जहाज लेकर चीन को गया। वहाँ उसने हीरे जवाहरात का रोजगार किया। हाँ जी साहजी। बनिया फिर बोला, वहाँ मेरे परदादा बहुत दिन तक रहा। उसका रोजगार खूब चमका। वहाँ से वो अनंत धन और अनोखी अनोखी चीजें लाया। उन अनोखी चीजों में एक सोने की मूर्ति भी थी। उस मूर्ति को वहाँ के एक कारीगर ने ऐसी चतुराई से बनाया था कि उसमें से आवाज आती थी और जो उससे पूछा जाता था वो उसका उत्तर देती थी। जब मेरा परदादा घर आया तब गांव के लोग उस मूर्ति से अपने बड़े बूढ़ों के हाल पूछने के लिए आया करते थे और उसके उत्तर से बहुत प्रसन्न होते थे। उस मूर्ति से कोई बात पूछने के लिए एक दिन तेरा परदादा भी मेरे घर आया। उसने पूछा कि संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन लोग होते हैं? मूर्ति ने कहा, बनिया लोग। तब उसने पूछा कि सबसे अधिक मूर्ख कौन लोग होते हैं? मूर्ति ने कहा, जाट। इस पर तेरे परदादा ने उस मूर्ति से पूछा कि मेरे घराने में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उसने कहा, चौधरी लहर सिंह, जो कि जाट का नाम था। इसमें क्या संदेह है साहजी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। बनिया की इस बात से जाट के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी। उसने अपने मन में ठान लिया कि इसके काइयापन का उत्तर मैं भी ऐसा दूंगा कि मरते दम तक ये कभी नहीं भूलेगा। बनिया होते होते उस मूर्ति की बात राजा के कान तक पहुंची। राजा ने मेरे परदादा को बुलाकर अपना दीवान बनाया। अच्छा जी, बहुत ठीक कहा, कहते जाइए। बनिया, मेरा परदादा बहुत दिन तक उस राजा का दीवान रहा। उसके बाद वो जगह मेरे दादा को मिली। मेरा दादा आराम तलब आदमी था। राज के काम काज की उसे कुछ परवाह न थी। उसकी इस लापरवाही को देख राजा ने उसे एक पागल हाथी के पांव से बंधवा कर मार डालने का हुक्म दिया। पर जब मेरे दादा को उस हाथी ने देखा तब उसने उसे सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया, मारा नहीं। जब राजा ने देखा कि हाथी ने मेरे दादा को नहीं मारा तब उसका क्रोध जाता रहा
उसने प्रसन्न होकर मेरे दादा को उसकी जगह तो फिर से दे ही दी। खिताब भी उसने कह दिए। मेरे दादा के मरने पर उसकी जगह मेरे बाप को मिली, पर मेरे बाप को बनिश का अधिक चाव था, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। देश देशांतर में बनिज व्यापार के लिए वो जाने आने लगा। दुनिया की सैर में उसने कई अजीब चीजें देखी। कहीं उसने देखा कि लंगड़े आदमी नीचे को मुंह किए पेड़ों की डालों से लटक रहे हैं, कहीं काने और कहीं विशाल काय देव इधर उधर फिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। एक दिन एक मच्छर डंक मारने की घात में मेरे बाप के सिर पर गुनगुना रहा था। उसे मेरे बाप को बहुत तकलीफ होती थी, पर वो बड़े असमंजस में था कि क्यों कर उससे अपनी जान बचावे। तुम जानते ही हो कि हम लोग कितने दयालु होते हैं, छोटे से छोटे जीव को भी नहीं मारते। तब मेरे बाप ने बहुत दुखी होकर उस मच्छर को दंडवत किया और उससे माफी चाही। मेरे बाप से इस प्रकार का आदर सत्कार पाकर उस मच्छर ने कहा, आप जैसे भले साहजी को मैंने अभी तक न देखा था। मैं तुम्हारी कुछ भलाई करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने ज्यों ही अपना मुंह खोला, त्यों ही उसमें मेरे बाप ने निरे सोने का बना हुआ चमचमाता एक बड़ा भारी महल, उसके बड़े बड़े फाटक और असंख्य खिड़कियां आदि देखी। उनमें से एक खिड़की में बैठी हुई मेरे बाप ने एक ऐसी मनोहरिणी युवती देखी जैसी उसने कभी न देखी थी। महल की ड्योढ़ी पर एक देहाती गवार उस राज युवती से बातचीत कर रहा था। मेरा बाप बड़ा साहसी था। वो झट उस मच्छर के मुंह में कूद पड़ा। उसके पेट में जाकर अंधेरे में वहां वो इधर उधर हाथ पांव चलाने लगा। कुछ देर बाद वो अंधकार जाता रहा। तब मेरे बाप ने उस राजमहल, उस राजकुमारी और उस देहाती गवार आदि को फिर से देखा। मेरा बाप साहसी तो था ही, उसने उस देहाती गवार पर, जो कि तेरा बाप था, हमला किया। अधिक तूल कौन करे। वे दोनों उस मच्छर के पेट में 1 साल तक बराबर लड़ते रहे। अंत में तेरे बाप ने हार मानकर उस राजकुमारी संबंधी अपना हक छोड़ दिया। तब मेरे बाप ने उस राजकुमारी से शादी कर ली। वे दोनों उस राजभवन में बड़े ठाट से रहने लगे। मैं वहीं पैदा हुआ। तेरा बाप वहीं दरबारी करता था। उसका काम रात दिन ड्योढ़ी पर हाजिरी करने का था। जब मेरी उम्र 15 वर्ष की हुई, तब एक दिन उस राजभवन पर गर्म पानी की खूब वर्षा हुई। उस गर्म पानी की वर्षा के साथ हम लोग एक उबलते हुए समुद्र में जा पहुंचे। अनेक आफतों को झेल कर हम चारों, अर्थात मेरा बाप, मेरी माँ, मैं और तेरा बाप, समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां जाते ही हम लोगों ने देखा कि हम सब एक बावर्ची खाने में, वहां की भटियारन हम लोगों की तरफ बड़े ताज्जुब की निगाह से देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे विश्वास हो गया कि हम लोग मानवीय जंतु हैं, कोई देव दानव नहीं, तब उसने कहा, तुम भले आदमियों ने तो मेरा शोरबा बिगाड़ ही डाला था। जिस देगची में पानी उबल रहा था, उसमें घुसकर मुझे डराने से तुम्हारा क्या मतलब था। इस प्रकार उसकी ऊंची नीची बातें सुनकर हम लोगों ने उससे माफी मांगी। हम लोगों ने कहा, बीबी, भूल से हम लोग उस देगची में जा पड़े थे। कोई 15 वर्ष तक हम लोग एक मच्छर के पेट के भीतर एक महल में रहते थे। इस बात को सुनकर उस भटियारन ने ताज्जुब से कहा, अरे ठीक है, अभी 15 मिनट हुए एक मच्छर मैंने यहाँ देखा था। उसी मुए ने मुझे काटा था। उसके काटने से ही मेरे बदन पर ये चकता आया है। मुझे जान पड़ता है कि तुम लोगों को उस चकते के भीतर जरूर उस मच्छर ने रखा होगा, क्योंकि उसमें जब खुजलाहट पैदा हुई, तब मैंने ज्यों ही उसे दबाया, त्यों ही उसमें से एक छोटी सी काली बूंद निकलकर देगची के खौलते हुए पानी में जा गिरी। मुझे सपने में भी ये ख्याल नहीं हुआ था कि तुम सब उसी में थे। मेरे बाप ने कहा, बीबी, तुम्हें हम लोगों के यहाँ आने का सच्चा हाल मालूम हो गया है, जान पड़ता है। सो हमारे 15 साल तुम्हारे 15 मिनट के बराबर हुए। यद्यपि अपने शरीर की मोटाई आदि के लिहाज से मैं 15 वर्ष के लड़के कैसा जान पड़ता था, पर वास्तव में मैं था 15 मिनट का। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग उस मच्छर के पेट में सिर्फ 15 मिनट ही रहे और उतने ही समय में मैं पैदा भी हुआ और इतना बड़ा भी हो गया। साथ ही मेरे और तेरे बाप ने अपनी अपनी उम्र के 15-15 साल और बिताए। उस समय मेरी उम्र यद्यपि 25 वर्ष के लगभग जान पड़ती है, तथापि यथार्थ में मैं 10 ही वर्ष का हूँ। मेरी इस बेहिसाब बाढ़ का सबब यही हो सकता है कि मैं 15 मिनट तक उस मच्छर के जलते हुए पेट में रहा।
जाट बोला, साहजी आपका कहना बिल्कुल सच है। बनिया ने फिर कहना शुरू किया, जब हम लोग बाहर आए तब मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुल्क अर्थात इस गांव में पहुंच गए। तब से मेरे बाप ने, जो इसके पहले राजा का दीवान था, दुकान करना शुरू किया और मैं भी उसे मदद देने लगा। वो राजकुमारी जो मेरी माँ थी, थोड़े दिन हुए मर गई। ये सब बातें तो तुम जानते ही हो। यही मेरी राम कहानी है। जाट बोला, साहजी तुम्हारी राम कहानी बड़ी खरी है, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं। मेरी कहानी इससे कम सच्ची नहीं है, पर हाँ वो इतनी दिलचस्प अलबत्ते नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं। मेरी कहानी का एक एक अक्षर सच है, मन लगाकर सुनिए। लीजिए मैं शुरू करता हूँ। जाट बोला, इस गांव में जितने आदमी रहते हैं, मेरा परदादा सबसे अधिक धनवान था। उसके रौबदार चेहरे, उसकी भलमनसी, उसके चाल चलन और उसके काम काज को देखकर सब लोग उसकी हमेशा तारीफ करते थे। आसपास के गांव में उसका बड़ा आदर था। वो एक बहुत बड़े दबदबे का आदमी था। जात बिरादरी में सबसे ऊंची बैठक उसी को दी जाती थी। मजलिस में हुक्का भी सबसे पहले उसी के सामने आता था। उसमें बड़े बड़े गुण थे, उनके कारण लोग उसे बहुत चाहते थे। जब कोई किसी आफत में फंस जाता, मेरा परदाता अपनी हैसियत के मुताबिक उसे मदद देता था। वो अपने हल बैलों से गरीबों के खेत जुतवा देता था, अपने आदमी भेजकर उनके खेतों की फसल कटवा देता था। अपने घर आए हुए का आदर करने में वो कोई बात उठा नहीं रखता था। गांव के लोगों के झगड़ों को वो आपस ही में तय कर देता था। गांव में एक आदमी भी ऐसा न था जो उसके फैसले को न मानता हो। सच तो ये है कि उसके हुक्म शाही हुक्मों से बढ़कर माने जाते थे। ताकत में वो रुस्तम और भीम से कम न था। इससे बदमाश आदमी उससे बहुत डरा करते थे। उसके डर के मारे न तो कोई सामाजिक नियम ही भंग करता था और न ही कोई बुरा काम करता था। एक दफा हमारे गांव में बड़ा भारी अकाल पड़ा। वर्षा न हुई, गांव की नदी और कुएं सब सूख गए, पेड़ों की पत्तियां पीली होकर झड़ गई। प्यास और भूख के मारे गांव के आसपास सैकड़ों जानवर मरने लगे। यही हाल पखेरुओं का भी था। जब मेरे परदादा ने देखा कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, इससे जो इनकी रक्षा का कोई उपाय जल्द न किया जाएगा तो इनके भी मर जाने का डर है। तब उसने गांव के सब जाटों को इकट्ठा करके कहा, भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि इंद्र भगवान हम लोगों से बहुत रूठ गए हैं। अगर वे न रूठे होते तो वर्षा जरूर होती। इस आफत से बचने के लिए हम लोग अगर अब कोई उपाय न करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। जो तुम लोग मेरी सलाह मानो तो मैं अनाज की कमी न होने दूंगा। 6 महीने के लिए तुम लोग अपने अपने खेत मुझे दे दो, मैं उनमें अच्छी फसल पैदा करूंगा। सब जाटों ने एक स्वर में उत्तर दिया कि हम लोगों ने अपने अपने खेत आपको 6 महीने के लिए दिए। ये सुनते ही मेरे परदादा ने अपनी कमर खूब मजबूती से कसकर उस 1000 बीघे के गांव को एक झटके में उठाकर अपने सर पर रख लिया। बनिया सोचने लगा, वाह चौधरी जी, खूब कही, बात तो बिल्कुल सच है। इस असंभव बात को सुनकर बनिया मन ही मन खूब हंसा। जाट फिर बोला, मेरा परदादा उस गांव को अपने सिर पर रखकर पानी का पता लगाते इधर उधर फिरने लगा। जहां पानी बरसता वहीं उस गांव को अपने सिर पर रखे हुए वो जा पहुंचता और गांव के खेतों और तालाबों में उस पानी को इकट्ठा कर लेता। इस प्रकार खेतों को पानी देकर उसने जाटों से कहा कि भाई, अब तुम लोग अपने अपने खेत जोत डालो और उनमें बीज बो दो। किस्सा कोताहा मेरा परदादा अपने सिर पर उस भारी गांव को लेकर बादलों के पीछे देश देश फिरता रहा। खूब जी जान होम कर उसने काम किया। उसके हुक्म को मानकर सब जाटों ने अपने अपने खेतों में बीज बोया। भगवान की कृपा से उस साल इतनी अच्छी फसल हुई जितनी कभी न हुई थी। गेहूं को खूब पानी मिलने के कारण उनके पौधे इतने ऊंचे बढ़े कि उनके सिर बादलों से टकराने लगे। बनिया बोला, चौधरी जी, बात आप सही कह रहे हैं। जाट बोला, गांव वालों के सहित गांव को सिर पर रखे हुए जब मेरा परदादा दुनिया भर का चक्कर लगाकर अपनी जगह पर आ गया, तब उसने गांव को वहां ज्यों का त्यों रख दिया। मेरे परदादा ने उस साल खूब अनाज पैदा किया। वो समूचे गांव का मालिक हो गया। उस साल गेहूं के दाने भी खूब बड़े बड़े हुए। एक एक दाना तेरे सिर के बराबर था। जब सब अनाज इकट्ठा किया गया तब वो इतना हुआ कि उसके रखने के लिए काफी जगह तक न मिली। ये खबर जब और लोगों को मालूम हुई तब दूर दूर से आदमी उससे खरीदने के लिए वहां आने लगे। अनाज बेचकर मेरे परदादा ने खूब फायदा उठाया
गरीबों को हजारों नहीं लाखों रुपए मेरे परदादा ने दिए। जो बहुत ही तंगहाल थे उनको उसने मुफ्त में बहुत सा अनाज दे डाला। जो खरीदने लायक थे उनसे यूं ही थोड़ी सी कीमत ली। जिस वक्त जाट अपनी कहानी यहाँ तक कह चुका, ठीक उसी वक्त वे लोग कस्बे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर जाट ने अपनी कहानी इस तरह आगे बढ़ाई। उस वक्त तेरा परदादा बहुत तंगहाल था। उसे मेरे परदादा ने अनाज तोलने के लिए नौकर रख लिया। बनिया बोला, चौधरी जी सच कहते हो? जाट ने कहा, तेरा परदादा रात दिन अनाज तोला करता था। उसकी हालत उस वक्त बहुत ही बुरी थी। उसे देखकर रहम आता था। इसके सिवा वो बेवकूफ इतना था कि तोलने में गलतियां भी बेहिसाब किया करता था। इससे मेरे परदादा को उसकी गोशमाली खूब करनी पड़ती थी, कभी कभी नहीं, रोज। इतने में वे लोग उस महाजन की दुकान पर जा पहुंचे जिसे जाट कर्ज की किस्त देने गया था। दुकान पर जाकर उन लोगों ने देखा कि महाजन अपनी गद्दी पर बैठा है। उन्होंने उससे राम राम की और वहीं नीचे बैठ गए। जाट ने महाजन से बिना बातचीत किए ही कहानी आगे शुरू कर दी। उसने कहा, साहजी, जब मेरे परदादा ने सब अनाज बेच दिया तब मेरे परदादा के लिए उसके पास कोई नौकरी न रही, इसलिए उसने उसे नौकरी से अलग कर दिया। तेरे परदादा ने घर जाते वक्त मेरे परदादा से 100 रुपया कर्ज मांगा। मेरे परदादा ने उसे वो रुपया बड़ी खुशी से उधार दिया। बनिया बोला, चौधरी जी सब सच है? इस पर जाट ने अपनी आवाज को जरा और ऊंची करके कहा, जिसमें वो महाजन भी सुन ले। तेरे परदादा ने मेरे परदादा का वो कर्ज अदा नहीं किया। बनिया बोला, हाँ चौधरी जी तुम बहुत सच कह रहे हो। जाट फिर बोला, उस कर्ज को न तेरे दादा ने अदा किया न तेरे बाप ने ही, और तूने भी अभी तक एक कौड़ी नहीं दी। हाँ चौधरी जी बात तो सच कह रहे हो। जब आज वो 100 रुपए की रकम मामूली ब्याज के हिसाब से ही ब्याज दर ब्याज लगाते लगाते 1000 हो गई है, मतलब ये कि आज तुझ पर मेरा 1000 रुपया कर्ज है। अब बनिया क्या कहता? बनिया बोला, चौधरी जी है तो सही। जाट बोला, लो भाई साहब, तो अब तुमने मेरे महाजन के सामने इस बात को कबूल कर लिया कि तुम पर मेरा 1000 रुपया आता है। अब तुम मेरा वो रुपया मेरे महाजन को दे दो तो मेरी जमीन जो इनके यहाँ गिरवी रखी है छूट जाए। इस बात को सुनते ही बनिए के होश काफूर हो गए। महाजन के सामने उसने कर्ज कबूल कर ही लिया था। वो बेचारा बड़े असमंजस में पड़ा। अगर वो कहता है कि ये तो एक झूठी कहानी है तो भी शर्त के मुताबिक उसे 1000 रुपए देना पड़ता है, और अगर कहता है कि ये सब बात सच है तो भी उसे 1000 रुपया देना ही पड़ेगा। अंत में लाचार होकर बेचारे ने वो इतनी बड़ी भारी रकम अपने पास से उस महाजन को दी, और जब तक वो जीता रहा तब तक अपनी बेवकूफी के लिए अफसोस करता रहा।